Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the political science for class 9th and it is our second part of this chapter. That chapter, first chapter is, that's name is the what is democracy and why democracy. Democracy क्या होती है और क्यों democracy की बात करते हैं. First of all we understand about the today's topic, that's is the differences between democratic and non-democratic government, and after that the kinds of the democracy, which is the direct democracy and the representative democracy. So dear, first of all we understand about the differences between the democracy and non-democratic government. Democratic and non-democratic government की अगर बात करें तो कहता है non-democratic government is the one in which the power to govern is concentrated in the hands of rulers whose authority is absolute or the unlimited. कहते हैं कि नॉन डेमोक्रेसी या नॉन डेमोक्रेटिक की बात करें या डिक्टेटरशिप की बात कर ले तो डिक्टेटरशिप या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसमें जो पावर होता है वो रूलर के हाथ में होता है और उसकी जो अथॉरिटीज़ होती है वो अनलिमिटेड होती है, वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है. यहाँ अगर देखें तो यहाँ द डिक्टेटर्स अडॉप्ट द टेक्निक्स ऑफ द कंसर्न्स द डायरेक्टर हैव बीन द फाउंड थ्रू आउट द पॉलिटिकल हिस्ट्री. डिक्टेटर है भी फाउंड. देखिए डिक्टेटर की अगर बात करें तो डिक्टेटरशिप हमें लगभग हमारी पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है पॉलिटिकल हिस्ट्री उसमें ज़्यादातर पाए थे. 19th सेंचुरी की अगर बात करें तो एग्जांपल्स बहुत सारे इंक्लूड है. नेपोलियन बोनापार्ट की बात करते हैं, बिस्मार्क की बात कर लें. 20th सेंचुरी के एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हिटलर हो जाएंगे, मोलसिन हो जाएंगे, सद्दाम हुसैन हो जाएंगे, इसके साथ साथ सल्जर हो जाएंगे. तो डिक्टेटर हमें बहुत सारे मिल जाते हैं. ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नॉन डेमोक्रेटिक की जब बात करते हैं तो इसमें यही होता है कि वो पीपल वो रूलर जिसके हाथ में सारे के सारे राइट्स हों और वो अनलिमिटेड राइट्स हों और वो अपनी मर्जी का जो चाहे वो करता हो. फिर यहाँ अगर देखें तो कहता है तो कुछ डिफरेंसेस अगर देख लेते हैं तो उससे फर्स्ट डिफरेंसेस की जब बात करता है नॉन डेमोक्रेटिक रैंकिंग की तो कहता है इन द डेमोक्रेसी देयर आर द पीरियोडिक इलेक्शन. डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीरियोडिक इलेक्शन होती है, यानी उसमें समय समय पे इलेक्शन होते रहते हैं. एंड एंट्री ऑफ द अपोजिशन ऑफ अ पावर इज ओपन फॉर ऑल द सिटीजन्स. और एंट्री जो होती है अपोजिशन की पावर में आने के लिए वो सारे सिटीजन्स के लिए क्या होती है, खुली होती है. द डिक्टेटर ऑन द अदर हैंड, डिक्टेटर की अगर बात करते हैं कहता है और द शॉन द एनिमीज ऑफ ऑल द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस इवन थ्रू देयर मे एग्जिस्ट the legislature. It is nothing better than the captive body. It cannot reject the proper seals or the bill submitted to it by the dictator. अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ जो इलेक्शन की सिचुएशन होती है डेमोक्रेसी में तो वो सबके लिए पीरियोडिक इलेक्शन के थ्रू ओपन रहती है, यानी कि हर पीपल्स के पास राइट्स होते हैं कि वो पावर्स में आ सकता है. लेकिन डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता है. वहाँ पे कुछ ही इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो पॉलिटिकल या फिर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं और वो लेजिस्लेचर की तरफ मूव भी करती हैं. और तो और वो अपने पावर का भरपूर इस्तेमाल करता है और इस वजह से क्या होता है इट कैन नॉट बी रिजेक्ट, उसको रिजेक्ट नहीं किया सकता. द प्रॉपर द सील्स और द बिल्स सबमिटेड टू इट बाय द डिक्टेटर, यानी कि जब लेजिस्लेचर वगैरह में जो भी बिल वगैरह सबमिट किया है उसके पावर को बढ़ाने के लिए या वो अपनी मर्जी से जो भी करता है वो निगलेक्ट नहीं होता, क्योंकि ऑपोजिशन नहीं होती उसमें. डिक्टेटरशिप में ज़्यादातर वो ऑपोजिशन को खत्म कर देता है पूरी तरीके से, या फिर यूँ कह लिए कि ऑपोजिशन होती भी है तो उसके अकॉर्डिंग होती है जैसा वो चाहता है. और वहाँ पे पावर उसके लोग ज़्यादा होते हैं, उसके मेंबर्स ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा क्या होता है प्रपोजल जो होता है वो सबमिट करता है और वो पास भी हो जाता है. तो डिक्टेटरशिप में थोड़ी सी ये होती है कि वो अपनी मर्जी का राइट्स यूज करता है. आगे अगर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की तो कहता है इन डेमोक्रेसी द अपोजिशन हैज द सेंट्रल रोल टू प्ले. अगर देखें तो अपोजिशन क्या करता है, एक सेंट्रल रोल, यानी कि वो जो पॉलिसीज बनाई जा रही है अच्छा है बुरा है उसको एनालिसिस करके उसके अगेंस्ट बातों को बताता भी है कि हाँ ये चीज़ें हमारे लिए अच्छी हो सकती हैं और ये चीज़ें बुरी हो सकती हैं, तमाम तरह की चीज़ें. लेकिन यहाँ पे कहता है द डिक्टेटर ऑन द अदर हैंड डज नॉट अलाउ अदर दैन हिज ओन पार्टीज टू ऑपरेट विद इन द पॉलिटिकल सिस्टम. अब कहता है कि जो डिक्टेटरशिप होती है तो उसमें उस डिक्टेटर की पार्टी के अलावा कोई और जो मेंबर होता है या किसी और पार्टी का कोई मेंबर और पॉलिटिकल सिस्टम में कोई रोल प्ले नहीं कर सकता, या फिर यूं कह लीजिए कि किसी भी तरीके का वो
आर्ग्यू नहीं मेंटेन कर सकता है। इन fascist Italy's and the Nazi Germany, all the opposition parties were the suppressed. The one party system persisted in China. अब देखिए, जैसे अगर हम बात करें इटली की या नाजी जर्मनी की बात करें तो वहाँ पे सारी पार्टीज को सप्रेस कर दिया, खत्म कर दिया गया था, उनकी मतलब उनकी जो वैल्यू को खत्म कर दिया गया था। और इसके साथ अगर चाइना की बात करें, चाइना में होगा, क्यूबा होगा, नॉर्थ कोरिया होगा, विच स्टिल ऑफर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, जो कि क्या है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की बात करते हैं, वहाँ एक ही पार्टी है और एक ही पार्टी हमेशा रूल करने का काम करती है। थर्ड की अगर बात करें, इन डेमोक्रेसी द सिविल liberties such as the freedom of speech and the religions are the recognized and the protected by the government. अगर हम बात करें डेमोक्रेसी में तो लोगों को बोलने का अधिकार होता है, अपने धर्म को मानने का अधिकार होता है, और गवर्नमेंट क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उसकी रक्षा करती है। साथ ही साथ ये भी कर देते हैं, एसोसिएशन एंड द ट्रेड यूनियंस आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। एसोसिएशन जो होती है, जो भी संस्थाएं होती हैं, खासतौर से जो प्राइवेट सेक्टर्स की होती है, और ट्रेड यूनियन जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रेड यूनियंस होती हैं, वो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल नहीं होती। गवर्नमेंट जैसा कि ऐसा नहीं, वो उनको जैसा लगेगा कि ये उनके लिए फेवरेबल है तो करेंगी, फेवरेबल नहीं है तो नहीं करेंगी। फिर ये भी कहता है, द अंडर द डिक्टेटरशिप द स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज एक्सरसाइज ओवर द न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, मोशन पिक्चर्स एंड आर्ट्स। यानी कि अगर देखें तो डिक्टेटरशिप में जितने भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं, उन सभी पे जो कंट्रोल होता है वो डिक्टेटर का होता है। और तो और इट इज दस द क्लियर दैट द डिक्टेटरशिप कैन नेवर बी एन अल्टरनेटिव्स टू डेमोक्रेसी। अब ये जब सारे के सारे अनलिमिटेड पावर एंड राइट्स उसके पास हैं, तो ये साफ साफ हो जाता है कि डिक्टेटर को कभी भी डेमोक्रेसी का अल्टरनेटिव नहीं कह सकते। डेमोक्रेसी अलग प्लेटफॉर्म है और डिक्टेटरशिप अलग प्लेटफॉर्म है। फिर कहता है, डेमोक्रेसी सिस्टम फेल्ड टू प्रोवाइड द स्टेबल गवर्नमेंट इन द मेनी कंट्रीज। एक चीज थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है कि डेमोक्रेसी ने क्या किया है, ज्यादातर कई बहुत सारी ऐसी कंट्रीज जहां डेमोक्रेसी है लेकिन वहां पे स्टेबल गवर्नमेंट, यानी कोई गवर्नमेंट स्टे नहीं कर पाती प्रॉपरली, लंबी समय तक वो रूल नहीं कर पाती। और ये बट द स्टेबिलिटी ऑफ द डिक्टेटोरियल रेजिम्स इज नॉट व्हेन द कंपेयर विद द प्राइस दैट अ पीपल हैड टू पे फॉर इट। और ये भी कहता है, लेकिन जो स्टेबिलिटी ऑफ डिक्टेरियल रेजिम की बात करें, जो डिक्टेटरशिप की अगर बात करते हैं, इज नथिंग व्हेन द कंपेयर विद द प्राइस दैट अ पीपल हैव टू पे। अगर देखें तो जो लोग वहाँ झेलते हैं, जो परेशानियों को फेस करते हैं डिक्टेटरशिप में, वो जो उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, जो मतलब जो परेशानियों को वो झेल रहे हैं, वो अगर बात करें तो वो स्टेबिलिटीज को पूरी तरीके से क्लियरिफाई नहीं करता, उसके कंपेयर में कुछ भी नहीं। यानी कि डिक्टेटरशिप है, सॉरी डेमोक्रेसी है लेकिन स्टेबल नहीं है। डेमोक्रेसी है ना, रेगुलर रन कर रही है, लोग अपने राइट्स को यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें डिक्टेटरशिप और स्टेबल हो तो उसको जो फेस करना पड़ता है, उन लोगों को जो प्रॉब्लम फेस करनी, उसके कंपेयर में डेमोक्रेसी का, नॉन स्टेबल डेमोक्रेसी का भी होना भी ठीक है। फिर ये भी कहता है, डिक्टेटरशिप हैज मेंट द क्रशिंग ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टीज। जो डिक्टेटरशिप है वो क्या करता है, लिबर्टीज को, इंडिविजुअल जो भाईचारा होता है, आपसी भाईचारा, उसको क्रश करता है, तोड़ देता है, खत्म कर देता है। द रिप्रेशंस एंड द सेपरेशंस ऑफ द ह्यूमन पर्सनालिटी, जो लोगों की अपनी पर्सनालिटी, जो अपनी सोच है, अपनी जो भावनाएं होती हैं, उन सबको वो क्या करता है, खत्म कर देता है। वो यानी कि अपनी मर्जी से डिक्टेटर क्या करता है, रूल करने का काम करता है। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ द डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब दो तरह की डेमोक्रेसी होती है, जिसमें हमारा पहला आता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे क्या होता है, इन प्योर और डायरेक्ट डेमोक्रेसी द विल ऑफ द स्टेट इज एक्सप्रेस डायरेक्टली थ्रू द पीपल देमसेल्फ। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो इच्छाएं होती है, लोग सीधे अपनी प्रकट करते हैं, अपनी इच्छाओं को सीधे प्रकट करने का काम करते हैं, जो उनके पास अपनी सोच, थिंकिंग वगैरह होती है। इन अदर वर्ड, द पीपल देमसेल्फ मेक द लॉज एंड लीव इट टू एग्जीक्यूटिव टू पुट ऑन देम इन प्रैक्टिस सब्जेक्ट टू देयर डायरेक्ट सुपरवाइजर एंड द कंट्रोल। लोग क्या करते हैं इस सिचुएशन में, डायरेक्टिव में अपने लिए खुद लॉ बनाते हैं और उसको प्रैक्टिस में लेके आते हैं, एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं अपने सुपरविजन्स के थ्रू, और कंट्रोल करने का काम करते हैं। फिर कहता है, द डायरेक्ट डेमोक्रेसी एग्जिस्टेड इन द स्मॉल स्टेट ऑफ एंशिएंट ग्रीक एंड द रोम। और जो डायरेक्ट
डेमोक्रेसी थी वो छोटे स्टेट्स में थी, जैसे पुराने समय में जो ग्रीक हुआ करता था और रोम की बात करें तो वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल है। फिर ये भी कहता है वाइल ऑल द एडल्ट सिटीजन्स यूज टू मीट देयर प्राइमरी असेंबलीज, जहाँ पे क्या था सारे सिटीजन्स को राइट्स था कि वो प्राइमरी असेंबली में एक दूसरे से मिल सकते थे, अपनी बातों को रख सकते थे। फिर कहता फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ लॉ एंड इलेक्टिंग द पब्लिक ऑफरिंग्स, और वो क्या करते लॉ लेके आते थे और वहाँ पे भी जब सब इकट्ठा होते थे तो लोग इलेक्शन की प्रोसीजर्स को मेंटेन करते थे और उसमें जैसे फेवर में और अनफेवर में जब वोटिंग्स होती थी उसी हिसाब से वो पॉलिसीज़ को अप्लीकेबल करने का काम करते थे। नाउ डेज आज के टाइम बात करें तो नॉर्मली अगर देखें द डिक्टेटर्स direct democracy is the followed by the some extent in the three continents Switzerland, and after that the citizens of these continents meet to, in their primary assemblies, open air parliament, and to extend laws that settle the questions concerning the taxation and to the elect the principals officials इंक्लूडिंग द जज। ओवरऑल अगर देखें तो आज के टाइम में जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो स्विट्जरलैंड में जैसे बल्गेरिया और अप्लेजिल एंड उज्बेकिस्तान, ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये चलती है। नॉर्मली ये लोग क्या करते हैं, प्राइमरी असेंबली को नॉर्मली बुलाते भी हैं, गैदरिंग होती है और वहाँ पे जो भी लॉ जनरेट होते हैं, सेटलमेंट जो भी होती है, जो भी क्वेश्चन वगैरह होती है टैक्सेशन से रिलेटेड या जिस भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होती हैं, उन पे वो अपनी ओपिनियंस को रखते हैं। और कहते हैं ऑफिशियल इंक्लूडिंग द जज, उसमें जो इलेक्शन की बात करें या जो लोग होते हैं, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, उनको भी वहाँ रखने का काम किया जाता है और जज वगैरह भी होते हैं। अभी भी ये चीज़ें चलती हैं क्योंकि ये ओपन लेवल पे होती हैं। देन अगर हम बात करें नॉट सूटेबल फॉर द मॉडर्न नेशंस स्टेट, आज के टाइम के स्टेट्स के अगर देखें तो उसमें सूटेबल है। पहले स्टेट्स जो छोटे छोटे स्टेट बड़े बड़े हैं, कहते हैं इट इज़ ऑब्वियस दैट द डायरेक्ट डेमोक्रेसी is not the really the suitable for the modern nations states because they have the extensive territories and the huge population। आज के टाइम में अगर बात करें तो जो नेशंस हैं आज के टाइम में जो डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं उनकी देखें तो वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी का होना बड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ आज के टाइम में अगर इंडिया की बात करें तो एरिया बड़ा है और पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। फिर ये भी कहता है जनरल इलेक्शन for the 15th Lok Sabha in 2019, the more than 71 crore people had the right to vote in India। अगर देखें तो 17th to 51th लोक सभा इलेक्शन 2019 में जो इलेक्शन हुआ उसमें 71 करोड़ पीपल्स यानी 71 करोड़ लोग जो थे उन्होंने अपने वोटिंग राइट्स को इस्तेमाल करने का काम किया। हाउ कैन द सिटीजन्स ऑफ अ नेशन स्टेट्स लाइक इंडिया और द USA मीट their primary assemblies for the purpose of making laws। अब इस तरीके से देखें तो इतना बड़ा जब हमारा नेशन है तो हम कैसे क्या कर सकते हैं कि अपने जो पर्पस हैं उसके हिसाब से नेशनल असेंबलीज़ को डायरेक्ट असेंबलीज़ के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। फिर रिप्रेजेंटेटिव और द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की अगर बात करें सेकंड वाले तो कहता है इट्स बेस्ड ऑन द आइडियाज़ दैट while the people cannot be actually present in the person at the seat of the government। देखिए अगर यहाँ पे क्या होता है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की जब बात करते हैं तो यहाँ साफ साफ लिखा इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडियाज़। ये एक आइडियाज़ पे बेस्ड होता है दैट वाइल द पीपल कैन नॉट बी एक्चुअली प्रेजेंट इन द पर्सन एट द सीट ऑफ द गवर्नमेंट। उन लोगों की भी बात कर रहा है जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट की सीट के, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के रूप में रिप्रेजेंट नहीं हो पाते हैं। और ये भी कहता है दे आर considered to be the representative through their representatives। ठीक है, वो अपनी प्रेजेंटेशन को किसके थ्रू कंसीडर करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। जैसे हमारे यहाँ के MP जो हैं वो हमारी रिप्रेजेंटेशन को बताते हैं कि हाँ महाराजगंज में ये प्रॉब्लम है, ऐसी सिचुएशन है। फिर क्या द रिप्रेजेंटेटिव्स मेक लॉज, सेटल द क्वेश्चंस कंसर्न द टैक्सेशन एंड द सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ देयर एग्जीक्यूटिव। अब यहाँ पे क्या होता है, ये रिप्रेजेंटेटिव सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव मिलकर लॉ बनाने का काम करते हैं, टैक्सेशन की पॉलिसीज़ को बनाते हैं, यानी कि वो सभी चीज़ें जो गवर्नमेंट और नेशन के लिए बेनिफिशियल होती है उसको क्लियर करने का काम करते हैं। और इसके द काउंसिल ऑफ अ मिनिस्टर एंड द सीनियर ऑफिशियल्स उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं, वो सभी लोग वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं।
क्रिटिसिजम्स की अगर बात करें, क्रिटिसिजम्स ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी चीज़ क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में सीधे सीधा पार्टिसिपेशन है। जब पॉपुलेशन बड़ी होगी तो बड़ी पॉपुलेशन होने की सिचुएशन में हम सभी लोग, मतलब इंडिया की अगर बात करें तो हर व्यक्ति मतलब जब पार्टिसिपेट करना शुरू कर देगा तो एक लॉ को बनाने में बहुत लंबा पीरियड ऑफ टाइम लग जाएगा, ठीक है। और तो और पॉलिसीज फॉर्मेशन में डिले होगा। सबसे दूसरी चीज़ क्या है कि गवर्नमेंट अपना ठीक से काम नहीं कर पाएगी, हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी, वो फ्री नहीं हो पाएगी, उसके पास बहुत कम टाइम होंगे चीज़ों को समझने के लिए। यहाँ कहता है फर्स्ट द रिप्रेजेंटेटिव। अब रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है, आर्ग्यू क्या होती है, तो कहता है रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, वोटर्स की पसंद होती है सबसे बड़ी चीज़, एंड द गवर्नमेंट इन द सच अ वे दैट द पीपल्स व्यू द इफिशिएंटली एक्सप्रेशंस एंड देयर इंटरेस्ट सिक्योर्ड। अब क्या होता है कि जब पहली चीज़ क्या होती है डेमोक्रेसी में, क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जब रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट कर लेते हैं तो हम उसे सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं जो हमारी प्रॉब्लम को समझ सकता हो, हमारे इश्यूज को रेस कर सकता हो, ठीक है। सेकंड क्या कहता है, इवन इन द डायरेक्ट डेमोक्रेसी everyone who attend the meeting cannot be express his views because of all of them are not able to express themselves easily and well। देखिए यहाँ पे कह रहा है डायरेक्ट वाले की जब बात करेंगे तो सभी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, जबकि क्या होता है फर्स्ट वाले यदि रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो वोटर क्या करता है, अपनी जो सोच है अपने लीडर्स के माध्यम से पार्लियामेंट तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हर व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता। अब बात करें डायरेक्ट डेमोक्रेटिक डिवाइस की बात करते हैं। कहता है डेविस लाइक द इनिशिएटिव रेफरेंडम एंड रिकॉल स्टिल एग्जिस्ट्स इन द स्विट्जरलैंड, ठीक है, एंड सम स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज द मॉडिफाइड फ्रॉम द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब देखिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी डिवाइस की बात करें तो ये थोड़ा सा स्विट्जरलैंड, क्योंकि स्विट्जरलैंड बहुत छोटा स्टेट है, ठीक है, यानी कंट्री है, और अमेरिका के कुछ मॉडिफाइड कुछ पोर्शन पे है। फिर इनिशिएटिव की बात करते तो कहता है इनिशिएटिव इज द प्रोड्यूसर वेयर बाय द पीपल मे फॉर्मली पर्पज ऑफ अ लॉ एम्बेसमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशंस। अब यहाँ पे क्या होता है, ये वो प्लेस होता है जहाँ पे लोग क्या करते हैं नॉर्मली लॉज एंड एम्बेसमेंट की अगर बात करें जो कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए जनरेट करने का काम करते हैं। फिर ये भी कहता है इनिशिएटिव्स फॉर द लॉ मे इन्वोक्ड इन द 20 स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर इनिशिएटिव सिचुएशन की अगर बात करें तो लॉ के फॉर्मेशन की अगर बात करते हैं तो 20 स्टेट्स ऐसे होते हैं जहां पे वो अपनी लॉ को बनाने का काम करते हैं, खासतौर से अमेरिका में 20 स्टेट्स ऐसे हैं। फिर यहाँ पर रेफरेंडम की अगर बात करते हैं तो रेफरेंडम इज द वोट इन विच द electoral can express the view of the particular issues of public policies। अब यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉल होता है, जो इलेक्टेड पर्सन होता है, वो क्या करता है लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको रेस करने का काम करता है, उसके बारे में बताने का काम करता है। इन स्विट्जरलैंड द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशंस हैव बीन नेसेसरली टू बी पुट टू द पीपल्स, दिस इज द कंपल्सरी रेफरेंडम। अब यहाँ पे क्या कहता है स्विट्जरलैंड की बात करें तो जो बदलाव होते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में हैड नेसेसरी टू बी पुट टू द पीपल, लोगों को बताया जाता है, कंपल्सरी हुकूमत है कि ये चेंजेस आते हैं, और ये जो बताया था वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द कंपल्सरी रेफरेंडम। इसको कंपल्सरी रेफरेंडम यानी जो भी आप बदलाव करें लोगों को बताएं वो कंपल्सरी रेफरेंडम है। इन केस ऑफ द अदर लेजिस्लेशंस द सर्टेन परसेंटेज ऑफ द वोटर्स कैन डिमांडेड दैट it be to put to the vote, ठीक है। अब वहां पे क्या होता है कि लेजिस्लेशन की सिचुएशन की बात करें तो परसेंटेज ऑफ द वोटर्स, कुछ परसेंटेज में क्या करते हैं वोटर्स डिमांड करते हैं और वो अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करते हैं। कहता दिस इज द ऑप्शनल रेफरेंडम, इसे ऑप्शनल रेफरेंडम के रूप में देखा जाता है। फिर कहता है रिकॉल की अगर बात करें तो कहता है दिस इज अ प्रोड्यूसर्स by which the public office may be the removed from office by vote of the people। कई बार क्या होता है रिकॉल की सिचुएशन की अगर बात करें तो जो पब्लिक ऑफिसर होता है उसको वोटिंग के थ्रू क्या कहता है रिमूव किया जा सकता है। और ये भी कहता है रिकॉल हैज बीन द प्रोवाइडेड इन सम 12 स्टेट ऑफ अमेरिका
अगर देखिए रिकॉल की सिचुएशन की बात करें तो लगभग 12 स्टेट, अमेरिका के 12 स्टेट्स में इसको इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है। फिर कहता है इट मे बी यूज्ड इन रिलैक्सेशन टू द लेजिस्लेटर एट द एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल। ये ज़्यादातर क्या होता है, इसका इस्तेमाल जो होता है उस सिचुएशन क्या होता है जिससे लेजिस्लेटर और ऑफिशियल जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल होते हैं, उनके रिलेक्शन के लिए, यानी उनको हटाने के लिए। फिर कहता है बट इन 8 ऑफ द अमेरिकन स्टेट द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज कैन ऑल्सो बी कैंसल्ड। और लेकिन 8 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे जज के अपॉइंटमेंट को भी कैंसिल किया जा सकता है इस प्रोसीजर्स के थ्रू। फिर कहता है वाई डू वी कॉल द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी। देखिए सबसे बड़ी जो हमें कह रहा कि हम क्यों रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात करते हैं, जिससे हमने कहा कि जब बड़ी पॉपुलेशन होगी, बड़ा फर्स्ट डायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ कहता फर्स्ट द सुप्रीम पावर रियली द इनसाइड resides in the people, through it might be exercised by their representative। कहता है जो एक्सट्रीम पावर होती है, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो उसको यूज़ करते हैं। मतलब हमने किसी को राइट्स दे रखा कि हाँ आप हमारे यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, तो उनको मिलने वाले जो पावर है वो इस्तेमाल करता है। सेकेंड ये भी कहता है गवर्नमेंट फेल टू द वर्क फॉर द गुड्स फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, इट कैन बी चेंज एंड अदर गवर्नमेंट मे बी द सेटअप इन द इट्स प्लेस। और मान लीजिए क्या होता है दूसरी सिचुएशन कहती है कि अगर मान लीजिए जो गवर्नमेंट है जिसको हमने बनाया अगर वो ठीक तरीके से काम नहीं करता है, तो लोग उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और दूसरी गवर्नमेंट को वहाँ पे रख सकते हैं। थर्ड सिचुएशन में बात कर रहा है कि व्हेन द इलेक्शन आर द फ्री एंड फेयर ऑन द ग्रुप ऑफ द पार्टीज कैन प्रोविडेंट अदर पीपल्स फ्रॉम द हैविंग द शेयर द पॉलिटिकल पावर्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि तीसरी सिचुएशन ये आती है कि अगर हम इस तरह की सिचुएशन को मेंटेन करते हैं तो जो हमारे लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी जो काम नहीं कर रही हैं, वो उनको हम हटा सकते हैं। दूसरी चीज़ ऐसे लोग जिनके पास वो स्किल है, जो अच्छा कर सकते हैं, हम उनको इलेक्शन में खड़ा करके उनको रूलिंग लीडर के रूप में भी जनरेट कर सकते हैं और साथ ही साथ हम उनसे पॉलिटिकल पावर को शेयर कर सकते हैं। So dear students, in this video that's all. If you have any type of doubt, we should be consult through the Google Classroom. Thank you.